हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट 14th-15th दिसंबर को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें इस क्लास में हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है, भूगोल क्लास 21 रहेगी ये। लास्ट में जो हमने 3 चैप्टर कराए, 4 लास्ट के जो 4 चैप्टर थे उनके पीवाईक्यू हमने साथ में नहीं कराए, उनके पीवाईक्यू रह गए हैं। ठीक है, तो इन 4 चैप्टर्स के पीवाईक्यू हम लोग इस क्लास में करेंगे। अभी रिसेंटली 2023 में जो प्रश्न पूछे गए हैं और 24 में, उन्हीं प्रश्नों को हम लेंगे और समझते हुए चलेंगे। आपको आंसर दिखा देंगे कहाँ पे किसका आंसर है। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला। यहाँ से कई प्रश्न आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी, इसके पीछे कारण क्या है? बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है? अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के पीछे मुख्य कारण क्या है? आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिखा है, अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के पीछे जो मुख्य कारक हैं, एक तो बढ़ती जनसंख्या है, भोजन और नकदी फसलों की मांग बढ़ रही है जिस वजह से अलवणीय जल की आपूर्ति में कमी आई है, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। इन सभी की वजह से जो अलवणीय जल है, जो शुद्ध जल है, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान रखिए, इसके पीछे मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। ये ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ता नगरीकरण हमारा ऑप्शन सही था, बेहतर होता जीवन स्तर हमारा ऑप्शन सही था, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, ये जो है ऑप्शन हमारे सही थे। तो ए, बी, डी के साथ में हम चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ए, बी, डी इसमें है ही नहीं, नीचे ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, ए, बी, डी ये 3 ऑप्शन इसमें आपके राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। ऑप्शन पढ़ लिए। ठीक है, अब ये कहता है, उपयुक्त में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं? इसमें नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण कौन कौन हैं? हमने आपको समझाया था कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इनको नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 संसाधनों में विभाजित किया गया है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब जो जल्दी ही पूरे हो जाते हैं, अनवीकरणीय का मतलब जो खत्म हो जाए उसके बाद उनको सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं पूरा होने में। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन में आपका जल, मृदा, वन, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। कौन? जल, मृदा और वन। इसमें हमारा ऑप्शन जल, मृदा और वन, ये 3 ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। जल, मृदा और वन, यानी कि सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें जो है कि यहाँ पे सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ दिया है, इसमें ABCD करके दिया है। कोई बात नहीं, आप इतना ध्यान रखिए, वन सही है इसमें। मृदा और जल ये क्या है, ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं जो खत्म हो जाने पर जल्दी ही पूरे हो जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है, देखिए, मृदा के विरचन अर्थात गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? मृदा के निर्माण में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? मूल चट्टान, स्थल आकृति, जलवायु संबंधी कारक, समय। क्या ये सभी मृदा के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? प्रश्न का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक, मुख्य हमसे भी पूछ रहा है। एक तो जनक शैल हो गई, ठीक है। दूसरा जलवायविक कारक, यानी कि जलवायु से, मौसम से संबंधित कारक। ओके, 2 चीज़ें हो गई। तीसरा यहाँ पे, अच्छा, मुख्य कारक में जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक ये मुख्य आएंगे। बाकी अगर अन्य की बात कर लें तो अन्य में स्थल आकृति भी आ जाएगी, जैविक पदार्थों की भूमिका भी आ जाएगी, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय भी आ जाएगा। ये सभी अन्य हैं। मुख्य में आपका जनक शैल जो मूल शैल थी और जलवायविक कारक ये मुख्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में जो जनक शैल है अर्थात जो मूल चट्टान है, और दूसरी बात जो जलवायु संबंधी कारक हैं, ये क्या हैं, ये मृदा निर्माण में
मुख्य भूमिका निभाते हैं। कैसी भूमिका निभाते हैं? ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसमें ए और सी जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे बचा स्थलाकृति है, ये भी मृदा के निर्माण में जो है मृदा निर्माण का कारक तो ये भी है, लेकिन ये कैसा कारक है? ये अन्य कारक है, ये अदर में आ जाएगा, ये मुख्य में नहीं आएगा। जैसे समय की बात करें, ठीक है, कहा गया है कि जैविक पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में जो समय लगता है, समय क्या है? समय भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। समय भी मृदा के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन ये भी किस में आ जाएगा? ये अन्य में आ जाएगा। मुख्य में हमारा मूल चट्टान यानी कि जनक शैल और जलवायु संबंधी कारक, ये मुख्य में आ जाएंगे। इसलिए ऑप्शन ए और सी जो है वह राइट हो जाता है। हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। एक कथन कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि वो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, खेती उनकी बढ़िया वहाँ पे हो नहीं पाती है, और भी कई सारी समस्याएं होती हैं जो पर्वतीय क्षेत्र रहते हैं। दूसरा इसका रीज़न ये कह रहा है कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ये तीव्र ढाल वाले होते हैं। जब तीव्र ढाल होती है तो ये बसने के लिए प्रतिकूल रहते हैं, ये अपने घर को भी सही से नहीं बना पाते, खेती भी सही से नहीं कर पाते। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं इनको फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सिंपल सा कॉमन सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए। अच्छा, पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में जो सामान्य स्थल होता है, जो सामान्य स्थल आकृति होती है, वहाँ पे लोग, जो मैदानी भाग होता है वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। बिकॉज दैट इज़, क्योंकि वो समतल होता है, वहाँ वो खेती भी कर सकते हैं, आराम से अपना घर बना सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ पे बसने के लिए जगह वो उनकी प्रतिकूल रहती है। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है कि निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? इस्पात स्टील उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग या फिर ऑटोमोबाइल उद्योग। किसको आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? यहाँ पे प्रश्न का आंसर लिखा है इस्पात जो है, स्टील जो है, किसको? स्टील को। स्टील जो है इसको अक्सर आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। यहाँ पे हमारा प्रश्न इस्पात और स्टील उद्योग का जो ऑप्शन रहेगा ये राइट हो जाएगा। इसी को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। प्रश्न कहता है मिल्पा, रोका, लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम हैं? तो मिल्पा, रोका, लदांग जो हैं प्यारे दोस्तों, यह स्थानांतरी कृषि के अन्य नाम हैं। किस कृषि के? स्थानांतरी कृषि के। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे इसको उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कहते हैं, मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहा जाता है। तो ये सारे नाम किसके हैं? सारे स्थानांतरी कृषि के अन्य नाम हैं। प्रश्न हुआ क्लियर? हमारा जो ए ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है प्रश्न कि देखिए वृक्षों की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने के लिए, वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है? उसको क्या कहा जाता है? प्रश्न का आंसर यहाँ पे है, इसको कहा जाता है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए, वायु की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। जो वृक्ष हैं वो लाइन से लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको रक्षक मेखला कहते हैं। ठीक है, रक्षक मेखलाएं का, ये देखिए यहाँ पे पेड़ देख रहे होंगे, ये कतार लगी हुई है, पेड़ों को लाइन से लगाया गया है। इससे मृदा आवरण रुकता है, पवन की गति से जो वायु, जो धूल मिट्टी जो उड़ कर के आती है वो रुक जाती है, तो इसलिए इसको लगाया जाता है रक्षक मेखलाएं। अगर इसमें रक्षक मेखलाएं नहीं लिखा है तो शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, यानी कि इसको आश्रय पट्टी भी कहा जाता है, शेल्टर बेल्ट्स भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है कि ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं क्या कहलाती है? उस कृषि को क्या कहते हैं? प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। प्रश्न कह रहा था कि ऐसी कृषि जिसमें
पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं या निश्चित मार्गों से घूमते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम चलवासी पशुचारण अर्थात नोमैडिक हर्डिंग कहा जाता है, चलवासी पशुचारण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर चलवासी पशुचारण जो है यह हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन प्रश्न। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है, यानी गहन निर्वाह कृषि से संबंधित विशेषता बताइए। तो यहाँ छोटे भूखंड और साधारण औजार होते हैं, इसमें सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं या अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं या फिर अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु गहन निर्वाह कृषि के लिए चाहिए होती है। कौन से ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे? प्रश्न का आंसर यहाँ पे मिलेगा। प्रश्न कह रहा था कि जो गहन निर्वाह कृषि है इसके लिए कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए इसको पहली बात तो क्या चाहिए, छोटे भूखंड पर साधारण औजार। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। तो छोटे भूखंड और साधारण औजार किससे संबंधित हैं? गहन निर्वाह कृषि से। तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। दूसरा कह रहा था सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखा है कि सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। वेरी गुड, जो बी है वो भी राइट हो जाता है। ठीक है, अब सी ऑप्शन कह रहा था कि अर्ध शुष्क। तो अर्ध शुष्क यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था कि अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। तो जो अर्ध शुष्क क्षेत्र कह रहा था सी वो कट जाएगा। चौथा कह रहा था अधिक धूप वाले दिनों से, तो अधिक धूप वाले दिन ये भी चाहिए। किसको चाहिए? गहन निर्वाह कृषि। सी गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन यहाँ से छोटे भूखंड साधारण औजार हो गया। दूसरा ऑप्शन सघन जनसंख्या क्षेत्र हो गया, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र हो गया। तीसरा अधिक धूप वाले दिन हो गए। ठीक है, इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, सॉरी डी राइट है, सी कट जाएगा, ए बी डी राइट हो जाएगा। ए बी डी जो ऑप्शन है यहाँ राइट हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कि कॉलम 1 कॉलम 2 दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। सेरीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर किसको कहते हैं, हार्टिकल्चर किसको कहते हैं, इसको यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ये देखिए हमने पढ़ाया भी था। ठीक है, सेरीकल्चर यानी कि रेशम के कीटों का पालन, रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। और विशेष रूप से निर्मित यानी कि मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। और उद्योग जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी फूल फलों को उगाना ये हार्टिकल्चर कहलाता है। ओके, इतनी बात क्लियर। तो इसको इसी तरीके से आप मैच करा दो। सेरीकल्चर हो गया रेशम कीट पालन, ठीक है, और फिर पिसीकल्चर हो गया मछली पालन। वेरी गुड। विटीकल्चर हो गया अंगूर की खेती, और हार्टिकल्चर हो गया हमारा फूलों और फलों की खेती। ठीक है, इस तरीके से आराम से इसको मैच करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। बी आर कहता है कि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। क्या ये बात सही है? आइए आंसर चेक कर लेते हैं। प्रश्न का आंसर यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, कहता है आनंद मिल्क यूनियन। ठीक है, ये क्या है? ये सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, किसका? आनंद मिल्क यूनियन जो है ये सहकारी, ठीक है, ये यहाँ भी लिखा है, देखिए सहकारी उपक्रम का उत्तम उदाहरण है। दूसरा कह रहा है कि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। वेरी गुड, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन राइट हैं। और ये जो ए ऑप्शन है इसको ये वाला एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। आर ए को सही तरीके से, ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। भाई आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उदाहरण कैसे हैं?
तो आप बताएंगे कि ये कच्चे माल के उत्पादक और पूर्तिकार कामगार या इनके माध्यम से ये सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि देखिए, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई को मल्चिंग कहा जाता है। मल्चिंग से मृदा की नमी रुकी रहती है। वेदिका फॉर्म के द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाती है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा गलत है? प्रश्न का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा था कि एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई को मल्चिंग कहा जाता है। नहीं, जो ए ऑप्शन है हमारा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पौधों के बीच अनावरित भूमि जैविक पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इसी को मल्चिंग कहते हैं। ठीक है, तो ए गलत हो गया। दूसरा कह रहा था मल्चिंग से मृदा की नमी रुकी रहती है। हाँ, मल्चिंग से मृदा की जो आर्द्रता है, जो नमी है, वो रुकी रहती है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। सी कहता है कि वेदिका फॉर्म के द्वारा। अब हम इसमें वेदिका फॉर्म ढूंढेंगे, कहाँ पे है, आगे चलिए, ये मिला हमको यहाँ पे वेदिका फॉर्म। कहता है वेदिका फॉर्म के द्वारा तीव्र ढालों पर, देखिए लिखा है वेदिका फॉर्म के द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाती है। इससे क्या होता है, मृदा अपरदन कम हो जाती है। तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न में जो पहला है वो गलत हो जाएगा। मल्चिंग से मृदा की नमी रुकी रहती है और वेदिका फॉर्म के द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाता है। बी और सी ऑप्शन जो आपके हैं यह राइट हो जाते हैं। बी और सी सही हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक हैं? ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? तुंगता एवं ढाल, वनस्पति जात, प्राणी जात, तापमान, बारिश, समय, क्या ये सभी इसमें हेल्प कर पाते हैं? तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि सॉइल फॉर्मेशन यानी कि मृदा को निर्माण करने में, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा कैसे बनती है, हमने आपको पहले ही बताया था, तुंगता एवं ढाल के माध्यम से। ये देखिए, उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वेरी गुड, एक क्लियर हो गया। वनस्पति जात और प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वेरी गुड, ये भी सही हो गया। इसको समय और यानी तापमान और बारिश, जलवायु, तापमान, बारिश, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। सी भी राइट हो गया। डी कह रहा था समय, हाँ समय भी लेती है ये, तो ये भी राइट हो गया। तो चाहे वो आपका तुंगता एवं ढाल हो या वनस्पति जात हो, प्राणी जात हो, जिसको फ्लोरा एंड फौना कहते हैं, या फिर चाहे तापमान, बारिश हो या समय हो, ये सभी क्या है, ये कारक हैं किसके, मृदा के निर्माण के, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स हैं ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें सारे ऑप्शन हमारा ए बी सी डी सभी राइट हो जाते हैं, तो हम किसके साथ जाएंगे, हम इसमें ए बी सी डी चारों ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे। वेरी गुड, इतनी बात होती है क्लियर। अगला प्रश्न कहता है उपरोक्त में से कौन सा या कौन सा जोड़ा सही रूप में मिलान में है? कौन है जो सही मिलान में है? मक्का, क्या इसको उच्च तापमान और हल्की बारिश चाहिए? कपास, क्या इसको माध्यम तापमान और बारिश चाहिए? जूट, क्या इसको हाई टेम्परेचर और भारी बारिश चाहिए? कौन है जो इसमें सही है? प्रश्न के सारे आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। जो भी विद्यार्थी एनसीईआरटी पढ़ रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मक्का में कह रहा था कि इसको हाई टेम्परेचर और हल्की बारिश चाहिए। नहीं, जो मक्का है इसको मध्यम तापमान चाहिए और बारिश चाहिए। ठीक है, मध्यम तापमान चाहिए, यानी कि जो मक्का वाला ऑप्शन है वो कट जाएगा। दूसरा कह रहा था कपास, इसको मध्यम तापमान यानी कि इसको हल्का मध्यम तापमान और बारिश चाहिए। कपास नहीं, कपास को उच्च तापमान और हल्की बारिश चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन कट जाएगा। सी कह रहा था कि जूट जो है, जूट जिसको हम पटसन कहते हैं, ठीक है, ये रहा, कह रहा था कि इसको हाई टेम्परेचर भारी बारिश की आवश्यकता रहती है। जी हाँ, इसको उच्च तापमान और भारी बारिश की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे जो पटसन वाला अर्थात जो जूट वाला ऑप्शन है वही राइट होगा। प्रश्न में हमारा जूट यानी कि इसको हाई टेम्परेचर और भारी बारिश चाहिए होती है, इसलिए ऑप्शन ये वाला जो है वो सही है। ठीक है, केवल सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन कहता है कि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन
कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। बी कहता है मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपक्रम के उदाहरण हैं। तो क्या ये दोनों ऑप्शन सही है? आइए चेक करते हैं इसको एक बार, देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा था हमारा? कह रहा था कि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। वेरी गुड, ये ऑप्शन हो गया हमारा क्लियर। फिर कह रहा था कि मारुति उद्योग लिमिटेड, अब देखिए जो मारुति उद्योग लिमिटेड है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? इसी के जस्ट ऊपर ये रहा मारुति उद्योग लिमिटेड। ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है, ये सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा था कि ये मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपक्रम के उदाहरण है। नहीं, ये तो भैया आपका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण हो गया मारुति उद्योग लिमिटेड, इसलिए ये कट जाएगा। और रही बात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो वो भी यहीं पे होगा, ये रहा। देखिए यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण हैं, इसलिए बी कट जाएगा, ए राइट हो जाएगा। इस प्रश्न में क्या हो गया? ये जो बी ऑप्शन है ये कट जाएगा, ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है, ए राइट है, बाकी बी गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी, भारत में चाय, कनाडा में मक्का। क्या ये सही है? रोपण कृषि विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, लेकिन कौन कौन सी? आइए एक बार चेक कर लेते हैं। प्रश्न का आंसर यहाँ पे मिलेगा। प्रश्न कह रहा था कि कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? क्या मलेशिया में रबड़? जी हाँ। ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा था कनाडा में मक्का। कनाडा में मक्का है तो, लेकिन वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था, ये लिखा देखिए मक्का कहाँ? कनाडा में, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। ओके, इस प्रश्न में हमारा मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफ़ी, भारत में चाय, ये ऑप्शन सही है, ए बी सी सही हो जाएगा। ओके, ए बी सी ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। अगला प्रश्न लेते हैं। ये कहता है कि एक तरफ दिए हैं आपके कृषि के प्रकार और दूसरी तरफ दिए हैं कि कौन सी कृषि किस क्षेत्र या प्रदेश में पाई जाती है। देखिए एक सेकंड प्लीज़, हाँ ठीक है, इसको हमने आपकी सहूलियत के लिए इतना लंबा था, मैच होने में दिक्कत होती, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। एक तरफ क्या है कृषि के प्रकार हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र या प्रदेश हैं। अब देखिए स्थानांतरी कृषि कहाँ होती है, वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ होती है, गहन निर्वाह कृषि कहाँ होती है, चलवासी पशुचारण, ये कौन से क्षेत्र हैं? आइए इसको एक बार देख लेते हैं। प्रश्न में पहला कृषि का जो प्रकार था वह था स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि के लिए कैसा क्षेत्र या प्रदेश चाहिए? तो इसको सघन वन क्षेत्र चाहिए। क्या चाहिए? सघन वन क्षेत्र चाहिए। दूसरा था वाणिज्यिक अनाज कृषि। देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसके लिए कैसा क्षेत्र या प्रदेश चाहिए? इसको शीतोष्ण घास के मैदान वाले क्षेत्र चाहिए। ठीक है। तीसरा था गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि ये हमको मिलेगा थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद। गहन निर्वाह कृषि यहाँ पे लिखा है, इसको कैसा क्षेत्र चाहिए? इसको सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र चाहिए डियर फ्रेंड। कैसा? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र चाहिए। फिर था चलवासी पशुचारण। देखिए चलवासी पशुचारण यहाँ पे मिलेगा, इसको कैसा क्षेत्र चाहिए? तो इसके लिए चाहिए अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इस कृषि के प्रकार को इस क्षेत्र या प्रदेश से आसानी से मिला सकते हैं। स्थानांतरी कृषि के लिए सघन वन क्षेत्र चाहिए, सघन वन क्षेत्र चाहिए। वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है इसके लिए शीतोष्ण घास के मैदान चाहिए। गहन निर्वाह कृषि के लिए सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र चाहिए। चलवासी पशुचारण के लिए अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो डियर फ्रेंड ये थे आज के हमारे प्रश्न जो हमने करवा दिया आपको। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी क्लासेस आपकी कंटिन्यू है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को सीक्वेंस में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।